दोस्तों, चीन की करेंसी युआन पिछले कुछ वक्त में डॉलर के मुकाबले गिरना शुरू हो गई है। जी हाँ, युआन जिसे डॉलर के ऑल्टरनेटिव के रूप में कई पार्टीज देख रही थी, अब उनका भी भरोसा धीरे धीरे युआन से हटता जा रहा है और इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें गिनाई जा रही हैं। आखिर क्यों हो गई है चीन की करेंसी इतनी वीक और इससे चाइनीज मार्केट्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या फर्क पड़ेगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आप बहुत समय से चीन की इकोनॉमी को फॉलो करते आ रहे हैं तो शायद आप अभी ये भी सोच रहे होंगे कि डॉलर के मुकाबले युआन का गिरना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खुद चाइनीज गवर्नमेंट जानबूझकर युआन की वैल्यू को डॉलर के मुकाबले आर्टिफिशियली कम कर देती है ताकि उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। ये बात भी सही है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। सबसे पहले तो युआन के बारे में ही समझने की कोशिश करते हैं। 1980 तक चीन ने अपने मार्केट्स बाकी दुनिया के लिए नहीं खोले थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी करेंसी को भी ओवर वैल्यू कर रखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय चीन एक एक्सपोर्ट पावर हाउस नहीं बना था और इंपोर्ट्स पर ज्यादा निर्भर रहता था। एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के कारण उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती थी और वो ज्यादा सामान इंपोर्ट कर सकते थे। लेकिन 80 के दशक में चीन में बदलाव आना शुरू हो गया और धीरे धीरे चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील होने लगा। तब समस्या ये थी कि अगर युआन इसी तरह ओवर वैल्यूड रहता है तो कोई भी देश चीन के डॉलर्स के मुकाबले सामान नहीं खरीदता, क्योंकि वो सामान उन्हें महंगा पड़ता है। उस समय $1 का रेट करीब 1.6 युआन था। यहीं से चीन के सेंट्रल बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी पीबीसी ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू करना शुरू किया और 1994 तक $1 का रेट करीब 5.8 युआन हो गया था। 1994 के बाद तो चीन ने और भी तेजी से अपनी करेंसी को डिवैल्यू करना शुरू किया और अचानक $1 का रेट 8.3 युआन के करीब चला गया। दरअसल इस समय चीन एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर रहा था, यानी कि पीबीसी ये डिसाइड कर रहा था कि युआन की वैल्यू क्या होगी, जिस वजह से वो इस तरह के चेंजेस कर सकते थे। इसके बाद 1995 से 2005 तक चीन ने अपनी करेंसी को 20% की दर से एक बार और डिवैल्यू किया और आखिरकार उन्होंने फिक्स्ड पेग सिस्टम को बदल ही दिया और युआन को एक मैनेज फ्लोट सिस्टम की तरफ पुश कर दिया। यानी अब मार्केट ही डिसाइड करेगा कि युआन का रेट क्या होगा। लेकिन चीन ने इस बीच इतनी तरक्की कर ली थी कि अगर पूरी तरह से युआन को फ्री भी छोड़ दिया जाता तो चीन के इकोनॉमिक राइज के कारण उनकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाती, लेकिन इससे उनके एक्सपोर्ट्स कम हो जाते। यही वजह थी दोस्तों कि उन्होंने युआन को सिर्फ कुछ परसेंटेज पॉइंट्स के बीच में ही अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होने दिया, जिससे कि उनकी वैल्यू न कभी ज्यादा हो पाए और ना ही कभी बहुत ज्यादा बढ़ पाए। चीन ने युआन को अपनी वैल्यू से 2% राइज या फॉल करने की छूट दे दी थी, जिससे युआन में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। तो एक तरह से देखें तो हिस्टोरिकली चीन की कोशिश हमेशा से रहती है कि युआन डॉलर के मुकाबले कमजोर ही रहे, लेकिन इस बार ये बात उल्टी पड़ गई है, क्योंकि इस बार जो युआन की वैल्यू में डिक्लाइन आया है वो चीन ने प्लान नहीं किया था, बल्कि उसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। दरअसल इस साल की शुरुआत में $1 की वैल्यू करीब 6.7 युआन थी, लेकिन जून के अंत तक ये वैल्यू 7.2 युआन पर डॉलर पहुंच गई थी। जी हाँ दोस्तों, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से युआन का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इसके पीछे जो पहला कारण बताया जाता है वो चीन की इकोनॉमी की हालत है। इस समय चीन की इकोनॉमी कई अलग अलग चैलेंजेस से गुजर रही है। लॉकडाउन के बाद से ऐसा लग रहा था कि चीन को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो तेजी से कर रहा है। उनका रियल एस्टेट मार्केट फिर से पॉजिटिव हो गया था। चाइनीज एक्सपोर्ट्स भी काफी बढ़ गए थे और इस साल के पहले क्वार्टर तक चीन की ग्रोथ काफी अच्छी थी, क्योंकि इस साल के पहले क्वार्टर में वो 4.5% की दर से बढ़ रहे थे। लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग हैं। दरअसल चीन में इस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% तक पहुंच गया है। जी हाँ, और साथ ही वहां पर लोग अब ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में आई इस मंदी की वजह से वहां की फैक्ट्रीज भी अब कम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं और इसके साथ साथ चीन के एक्सपोर्ट्स भी अब गिरने शुरू हो गए हैं। इन सब के पीछे बहुत सी पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल वजहें हैं, लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि चीन के एक्सपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले 7.5% तक गिर गए। इस समय चीन में कोई भी पैसा नहीं खर्च करना चाह रहा है दोस्तों। जी हाँ, और यहीं से एक बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। अगर लोग मार्केट में पैसा नहीं खर्च करेंगे तो मंदी आ जाएगी और मंदी से बचने के लिए चीन के बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए हैं ताकि लोग सस्ते दरों पर लोन ले सकें और फिर इस पैसे को खर्च करके एक बार फिर से इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर सकें। पर इसका इम्पैक्ट उनकी करेंसी पर पड़ा है और इन्वेस्टर्स ने युआन पर अपनी होप खो दी है और वो इसे काफी भारी मात्रा में बेचने लगे हैं। जी हाँ, जिससे कि करेंसी की वैल्यू डाउन जा रही है।
क्योंकि अब वो काफी अनडिजायरेबल हो गई है। जहां एक और चीन अपनी लो डोमेस्टिक डिमांड के कारण इंटरेस्ट रेट्स कम किए जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में इन्फ्लेशन के कारण सभी चीजें महंगी होने लगी थीं। और जब भी किसी देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है। यूएस के फेडरल रिजर्व ने भी ऐसा ही किया। इससे हुआ यूं कि अगर अब इन्वेस्टर्स अपना पैसा यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में रखते हैं तो उन्हें इसके बदले में ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता था। और इस मौके का फायदा उठाने के लिए भी लोगों ने युआन बेचकर डॉलर या डॉलर बॉन्ड्स खरीदने शुरू कर दिए और डॉलर मजबूत होने लगा। इस समय युआन की जो हालत है दोस्तों, उसके लिए डॉलर का मजबूत होना और उनके डोमेस्टिक मार्केट की प्रॉब्लम्स दोनों ही बड़ी वजहें हैं। इसका एक बुरा असर वहां के रियल एस्टेट मार्केट पर भी पड़ा है, जो कि उनके जीडीपी में 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि ज्यादातर चाइनीज रियल एस्टेट कंपनीज ने जो लोन्स ले रखे हैं वो डॉलर्स में लिए हुए हैं और इस समय युआन के मुकाबले डॉलर मजबूत हो रहा है। इस वजह से इन लोगों को भी अपने लोन चुकाने के लिए अब ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जिसने रियल एस्टेट मार्केट को भी एक क्राइसिस में डाल दिया है। चीन के रियल एस्टेट मार्केट में पहले से ही लोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जो कि 2020 और 2021 में भी सामने आ चुकी है और इस समय भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। चीन के लिए न्यूज सबसे बुरे वक्त पर आई है और इसके बहुत से कारण हैं। जी हाँ, सबसे पहला कारण तो यही है कि चीन की पॉलिटिक्स के कारण बहुत सी कंपनीज और बहुत से देश अब चीन के इन्फ्लुएंस से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए चीन पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये ट्रेंड अगर आगे भी कंटिन्यू रहेगा तो चीन के एक्सपोर्ट्स और भी कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो रियल एस्टेट सेक्टर में डेब्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उससे बहुत से इन्वेस्टर्स भी अब चीन से भरोसा खो रहे हैं और अपना पैसा जल्द से जल्द वहां से निकालने में लगे हुए हैं। तीसरा बड़ा कारण ये है कि चीन इस समय एक ट्रांजिशन फेज में है। चीन ने पिछले 30 सालों में जो ग्रोथ की है उसका एक बड़ा कारण एक्सपोर्ट्स रहा है, लेकिन इस तरह से वो अपनी इकोनॉमी को खतरे में भी डाल रहे थे, क्योंकि अगर किसी दिन एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएं तो वो परेशानी में आ जाएंगे। इसके मुकाबले अगर हम यूएस जैसे देश को देखेंगे दोस्तों, तो उनके जीडीपी में एक्सपोर्ट्स नहीं बल्कि डोमेस्टिक कंजम्पशन एक बड़ा रोल प्ले करती है। यानी कि उनके यहाँ प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा डिमांड है कि अमेरिकन कंपनीज अपने यहाँ के लोगों को प्रोडक्ट्स बेचकर ही सस्टेन कर सकती हैं। यही मॉडल चीन भी फॉलो करना चाह रहा था और इस वजह से अब अचानक से डोमेस्टिक कंजम्पशन और करेंसी का गिरना उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कई जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि चीन को अभी ये समझ आ रहा है कि बीते कुछ सालों में जिस तरह अग्रेसिव होकर वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर रहे हैं, उनसे उनके सबसे बड़े कस्टमर्स यूएस और यूरोप को उनसे दूर करना शुरू कर दिया है और बाकी देश भी अब चीन से दूर हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो चीन के पास अपना सामान बेचने के लिए बहुत ही कम देश रह जाएंगे, जो उनके एक्सपोर्ट्स को काफी हर्ट करेगा। मुमकिन है दोस्तों कि चीन इससे सबक लेकर अब एक नर्म और नॉन कन्फ्रंटेशनल अप्रोच लाने की कोशिश करेगा, कम से कम तब तक जब तक कि उसका डोमेस्टिक मार्केट उनकी इकोनॉमी को पूरी तरह सस्टेन ना कर पाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब हम चीन के अंत के साइंस को देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी चीन इससे बाउंस बैक करके दुनिया को एक बार फिर हैरान कर देगा? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।